हेलो। हेलो। हाँ, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। रवि कुमार, तो एक ही क्या बात है, एक ही अटेंड कर रहा है क्लास और कोई नहीं है साथ में? नो सर। तो तुम्हारे साथ में और भी है ना स्टूडेंट अभी? यस सर। तो उनसे बात नहीं हुई अभी? सर मैं नया हूँ इस बार स्कूल में। अच्छा, मैं आज फोन लगाता हूँ, फोन पर बात करता हूँ फिर आज। ठीक है, आज फोन, क्योंकि यस ऐसे फिर सब ठीक। सारे जब तक अटेंड नहीं करेंगे तो कोई मतलब ही नहीं है ना आगे बताने का, ऐसे ये हो जाता है। और अपनी चल रही है तो यस अभी वैसे भी क्या, अभी कोई बेसिक चीजें बता रहा हूँ, क्योंकि अपना कोर्स का जैसे स्टार्ट नहीं करा है तो मैं देखता हूँ एक दो दिन, उसके बाद में सारे कनेक्ट हो जाते हैं तो उसके बाद में फिर स्टार्ट कराए चैप्टर, क्योंकि उससे पहले हम स्टार्ट कराने का कोई फायदा भी नहीं है क्योंकि समझ में नहीं आएगा उनके। तो बेसिक चीज है पहले बताने के लिए, इसलिए तो उनको एक बार जो तुम्हारे संपर्क में उनको बोल देना, आज मैं भी फोन कर दूंगा उनको, तो सबसे बात हो जाएगी। यस सर। देखो, कल मैंने तुम्हारे को अकाउंटेंसी के बारे में थोड़ा ऐसे बताया था कि अभी प्रेजेंट में क्या है, थोड़ी सी गलतफहमी है कईयों के, या सोच है ऐसी कि स्कोप नहीं है, इस वजह से मैंने थोड़ा सा बताया था। हाँ, स्कोप का मैंने बताया ना, स्कोप क्या है, एजुकेशन के अंदर आपके स्कोप है वो थोड़ा कम है। एजुकेशन में बताया कि जैसे आप टीचिंग जॉब के अंदर स्कूल में जाते हैं, 9th-10th की क्लास में आपने देखा होगा कि कॉमर्स का एक भी चैप्टर नहीं मिलेगा आपको, और आपको साइंस के मिल जाएंगे, आर्ट्स के मिल जाएंगे, सबके मिल जाते हैं, कॉमर्स के नहीं मिलते। तो एक सबसे बड़ा एक वो है, 9th-10th में कोई टीचर आपको नहीं मिलेगा कॉमर्स का। 11th-12th के लिए मिलता है वो फर्स्ट ग्रेड जिसको बोलते हैं, थर्ड ग्रेड भी नहीं है, प्राइमरी क्लासों के लिए 8th क्लास तक भी नहीं है। तो एजुकेशन के अंदर आपके थोड़ा सा कम है इसका स्कोप कॉमर्स का, फर्स्ट ग्रेड में, यानी कि 11th-12th के लिए तो है, आगे कॉलेज में भी है, लेकिन स्कूल में 10th क्लास तक नहीं है, तो थोड़ा थोड़ा इसमें कम है। बाकी मैंने तुम्हारे को कुछ प्रोफेशनल कोर्स के बारे में बताया था कि आप कॉमर्स लेकर के आप सीए, सीएस, आईसीडब्ल्यूए है, ये आप कर सकते हो। मैनेजमेंट का जो कोर्स है आप, यानी कि एमबीए है, वो कर सकते हो। इसमें आपके 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल तक के आपके कई डिप्लोमाज भी होते हैं, डिप्लोमा होते हैं। आप इसमें राजस्थान यूनिवर्सिटी में जाओगे तो वहां पर मालूम चल जाएगा कि कौन कौन से डिप्लोमा है वो चल रहे हैं। सबकी वर्तमान में जो अहमियत है उसके अनुसार वो डिप्लोमा है, और डिग्रियां आपके है ही 2 साल, 3 साल, 4 साल की। तो वो ऐसी डिप्लोमा या डिग्रियां लेकर के आप किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो जॉब, हाँ बस ये मैंने बताया कि प्राइवेट सेक्टर में इसमें आपके लिए स्कोप खूब है, और वैसे भी देखा जाए तो प्रेजेंट में प्राइवेट जो सेक्टर है उसी के अंदर स्कोप ज्यादा है। गवर्नमेंट सेक्टर गिने चुने हैं, बहुत कम लोगों का सिलेक्शन हो पाता है। कंपटीशन का एग्जाम होता है तो कंपटीशन का एग्जाम तो आप भी दे सकते हो, मतलब जैसे आर्ट्स और साइंस वाले देते हैं वैसे कॉमर्स वाले भी दे सकते हैं, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ऐसा नहीं है कि कॉमर्स वाले कंपटीशन का एग्जाम नहीं दे सकते। आरएस आईएएस का जो एग्जाम है वो साइंस वाले और आर्ट्स वाले दे सकते हैं, कॉमर्स वाले भी दे सकते हैं, वो सब्जेक्ट वो लेने पड़ते हैं उनको। तो ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है कि कॉमर्स वाले वो नहीं कर सकते। जो कंपटीशन के एग्जाम जो आर्ट्स वाले दे सकते हैं वो सब कॉमर्स वाले दे सकते हैं। जो, हाँ, कुछ गिने चुने कुछ सेक्टर होते हैं विशेष रूप से, आप मेडिकल लाइन में जाते हो तो फिर कॉमर्स वाले थोड़ी जा सकते हैं उसमें, इंजीनियरिंग लाइन में जाते हो तो कॉमर्स वाले नहीं जा सकते क्योंकि वो उन्हीं के लिए है। बाकी आर्ट्स जो फैकल्टी के हैं वो जितने भी कंपटीशन के एग्जाम जो देते हैं वो सब कॉमर्स वाले दे सकते हैं। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा दिमाग में ये बैठा लेना, क्योंकि इसमें क्या थोड़ी सी
दिमाग में रहती है कि ये सब्जेक्ट है, लेने से कोई बेनिफिट नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो अकाउंटेंसी में चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, किसी भी चीज को समझने से पहले क्या है, कुछ इसमें शब्द है वो मैं तुम्हारे को बता रहा हूं जो अपने आगे काम में आएंगे, तो उनके बारे में मैं तुम्हारे को थोड़ा सा बता देता हूं। तो वो कौन कौन से हैं, उनका मतलब क्या होता है, हिंदी में उनको क्या बोलते हैं और इंग्लिश में उनको क्या बोलते हैं, वो चीज मैं आपको बता देता हूं। कैपिटल, पूंजी। देखो कैपिटल जो शब्द है इंग्लिश का, ये एक ऐसा शब्द है, इंग्लिश में आप जानते हो कि बहुत से कई ऐसे वर्ड होते हैं सेंटेंस के अनुसार उनका अर्थ बदल जाता है। कैपिटल के कई अर्थ होते हैं। कैपिटल का मतलब राजधानी, कैपिटल का मतलब बड़ा अक्षर, और यहाँ एक कैपिटल का एक अर्थ होता है पूंजी। तो बहुत सारे अर्थ होते हैं, स्पेलिंग एक है, उच्चारण प्रोनाउंस भी एक ही है, लेकिन कॉमर्स में कैपिटल का अर्थ पूंजी होता है। तो आपको कहां पर वो काम में लिया जा रहा है उसी के अनुसार उसका अर्थ बदल जाता है इंग्लिश में, ध्यान रखना है। कैपिटल होती क्या है, व्यापारी के द्वारा कोई भी व्यापार प्रारंभ किया जाता है तो निश्चित है कि बगैर धन के कोई भी व्यापार स्टार्ट नहीं होता है। ठीक है, आप व्यापार चाहे छोटा स्टार्ट करो चाहे बड़ा स्टार्ट करो, आप चाहे सब्जी की दुकान कर रहे हो, किराने की दुकान कर रहे हो, हार्डवेयर सैनिटरी की दुकान खोल रहे हो, या बड़ा कोई शोरूम खोल रहे हो, कुछ भी अगर आप काम कर रहे हो, छोटे स्तर से लेकर के बड़े स्तर तक सब में आपको धन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, उस व्यापार को प्रारंभ करने के लिए, तो व्यापार को प्रारंभ करने के लिए जो धन लगाया जाता है, उसमें कोई भी संपत्ति लगाई जाती है, पैसा लगाया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल। ठीक है, तो कैपिटल का अर्थ कॉमर्स में पूंजी होता है। इसके अलावा स्टॉक, स्टॉक को हिंदी में बोलते हैं रहतिया, यानी कि बचा हुआ माल। देखो व्यापार में क्या है, हम वस्तु बेचते हैं, माल खरीदते हैं, बेचते हैं, तो जरूरी नहीं है कि हमारे पास जितना माल आता है उतना ही माल बिक जाए, जरूरी नहीं है। उसमें से कुछ माल बिक जाता है, कुछ माल बच जाता है। जो माल बिकने से रह गया है, बच गया है, यानी कि बिका नहीं है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टॉक, यानी कि रहतिया। बचा हुआ माल जो बिकने से रह गया है या बिका नहीं है, वो स्टॉक कहलाता है। ठीक है, तो कई बार आपने देखा होगा बहुत से कई दुकानों पर कई व्यापारी क्या है, जैसे अपने कर्मचारियों को बोलते हैं कि देखिए देखना स्टॉक कितना बचा हुआ है, माल कितना बचा हुआ है। अब इसकी ऐसे जरूरत है क्यों पड़ती है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। आजकल जैसे व्यापार में, और आजकल क्या पहले भी ऐसा होता था, वर्तमान में इसका ज्यादा ध्यान रखा जाता है कि व्यापारी ये ध्यान रखता है कि उसके माल की जो डिमांड है वो कितनी है, माल उसके पास कितना बचा हुआ है। क्योंकि हो सकता है कि माल बिक जाए, उसके पास बचे नहीं, और जब ग्राहक उसकी दुकान पर आए तो उसके पास में माल रहे नहीं देने के लिए। तो उसमें क्या है, जैसे कोई कस्टमर आपके पास आता है, आपने ध्यान नहीं रखा, माल आपका पूरा बिक गया, बचा ही नहीं है, ग्राहक आपको पूछता है कि मेरे को ये चाहिए, आपने कहा कि खत्म हो गया, यानी कि वो कस्टमर आपके पास से वापस गया। और हो सकता है कि आपको किसी कारणवश वो 2 दिन तक या 3 दिन तक वो माल आपको नहीं मिला हो किसी भी कारण से। उस बीच में जितने भी कस्टमर आएंगे वो सब वापस जाएंगे, क्योंकि आपके पास में माल नहीं है, तो आप सेल नहीं कर सकते। तो इसका असर है ग्राहकों पर, यह पड़ता है कि उस दुकान पर माल है वो नहीं मिलता है, धीरे धीरे वो ग्राहक है उस संस्था से, दुकान से दूर होते जाएंगे, तो ग्राहकों की संख्या कम हो गई। अच्छे व्यापारी है इस बात का पूरा ध्यान रखते हैं कि कोई भी कस्टमर आता है अगर शॉप पर, दुकान पर, तो वो वापस नहीं जाए, उसको हर प्रकार का माल मिले। इसलिए कोई भी माल जिसकी डिमांड ज्यादा होती है
ज्यादा बिकता है उसको व्यापारी क्या करता है, ज्यादा मात्रा में परचेज करके रखता है। और फिर क्या है, रोजाना के मालूम करता रहता है, शाम को व्यापार खत्म होने के बाद में देख लेता है कि माल कितना बेचा हुआ है, कि कल के लिए माल है कि नहीं है। अगर नहीं है तो पहले उस माल के लिए ऑर्डर कर दिया जाता है, ताकि क्या है, व्यापारी के पास में वो समस्या नहीं आए कि ग्राहकों को वापस करना पड़े। ठीक है, तो बचा हुआ जो माल है वो स्टॉक कहलाता है। ठीक है, अच्छा, ये जो स्टॉक होता है ये दो प्रकार का होता है। एक होता है आपके ओपनिंग स्टॉक, इसको बोलते हैं प्रारंभिक रहतिया। और दूसरा होता है क्लोजिंग स्टॉक। अंतिम रहतिया। देखो, मैंने अभी तुम्हारे को स्टॉक के बारे में बताया। स्टॉक यानी कि बचा हुआ माल। बचा हुआ माल अगर वर्ष के प्रारंभ में, देखो व्यापारी क्या करता है, व्यापार में जितने भी लेन देन होते हैं उन सबका हिसाब तैयार करता है। क्योंकि जब व्यापारी को अगर यही मालूम नहीं चलेगा कि व्यापार में उसको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, तो ऐसे व्यापार का क्या फायदा। तो हर कोई व्यापारी ये जानना चाहता है कि जो व्यापार उसके द्वारा किया जा रहा है उस व्यापार से उसको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। इसके लिए व्यापारी क्या करता है, जितने भी लेन देन होते हैं उसके द्वारा माल खरीदा जाता है, बेचा जाता है, पेमेंट लिया जाता है या दिया जाता है, खर्चे होते हैं, उन सबको लिखता है। और लिखने के बाद में फिर वो मालूम करता है, एक निश्चित इसका एक प्रोसेस होता है, एक प्रक्रिया होती है, उसके अनुसार वो लिखा जाता है, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे। उससे क्या है, व्यापारी को ये मालूम चल जाता है कि उस व्यापार से उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है, या अगर घाटा हो रहा है तो कितना हो रहा है, कितना माल उसके द्वारा टोटल कितना बेचा गया, कितना माल उसके द्वारा खरीदा गया, टोटल खर्चे कितने हुए, इन सब चीजों की वो जानकारी कर सकता है लिखने से। और ऐसा व्यापारी क्या करता है, हर वर्ष करता है, यानी कि ये खाते तैयार किए जाते हैं व्यापारी के द्वारा हर वर्ष के अंत में। तो ये एक वर्ष की अवधि होती है, और ये एक वर्ष की जो अवधि होती है या तो 1 अप्रैल से 31 मार्च 31 मार्च तक की होती है, या फिर 1 जनवरी से 31 दिसंबर। ये एक वर्ष की जो अवधि होती है वो कोई सी भी हो सकती है, या तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की हो सकती है, या फिर 1 जनवरी से 31 दिसंबर। कुल 12 महीने होते हैं, कोई से भी अपनाया जाए। अब इसमें क्या होता है कि जो बड़े व्यापारिक संस्थान है, जितनी भी बड़ी बड़ी फर्में हैं, कंपनीज है, बैंक है, वो सब तो क्या करते हैं, ये वाला वर्ष रखते हैं। कौन सा, 1 अप्रैल से 31 मार्च। आपने कई बार देखा होगा कि बैंकों का क्लोजिंग है कि मार्च का क्लोजिंग आ रहा है। मार्च क्लोजिंग यानी कि 31 मार्च को उनके द्वारा खाते तैयार किए जाते हैं, खाते बंद किए जाते हैं, क्लोज किए जाते हैं, ताकि 31 मार्च तक उसकी क्या पोजीशन रही है उस संस्था की वो मालूम किया जा सके। तो उसकी जो एक्चुअल कंडीशन है वो मालूम की जाती है, वास्तविक स्थिति कैसी है, उस साल भर में या पूरे वर्ष भर में उसके कितने ट्रांजैक्शन हुए, उन सबको मालूम किया जा सकता है। ठीक है, इसलिए 31 मार्च को खाते तैयार किए जाते हैं। तो आपने देखा होगा बैंकों का 31 मार्च को क्लोजिंग होती है, उस दिन वो ट्रांजैक्शन भी नहीं करते हैं। कई कस्टमर जाते हैं बैंक में, उस दिन वो कस्टमर के साथ नहीं करते, वो अपना ही काम करते हैं 31 मार्च को। तो ये तो हो गया वर्ष का प्रारंभ, 1 अप्रैल से वर्ष का प्रारंभ हुआ और 31 मार्च को खत्म हुआ। हर वर्ष इस प्रकार से ये होता है, ये प्रक्रिया अपनाई जाती है, कोई सा भी वर्ष हो। या फिर कई व्यापारिक संस्थान, अधिकतर छोटे व्यापारिक संस्थान इस अवधि को अपनाते हैं। वो क्या है, जनवरी से दिसंबर तक रखते हैं फिक्स। जनवरी वो वर्ष का नया मानते हैं,
नया वर्ष मानते हैं, वर्ष का प्रारंभ मानते हैं, और 31 दिसंबर को उस वर्ष का समापन यानी कि वर्ष का अंत माना जाता है। तो इस प्रकार से ये एक वर्ष की अवधि होती है, 1 जनवरी से 31 दिसंबर। तो इसमें कोई सी भी वर्ष की अवधि हो, चाहे 1 अप्रैल से 31 मार्च हो या 1 जनवरी से 31 दिसंबर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब क्वेश्चन होता है, उसके अंदर दिया जाता है कि व्यापारी के द्वारा कौन सा जो वर्ष है वो रखा किस वर्ष को अपनाया जाता है या उसकी अवधि कौन सी है। ठीक है, ये जो अवधि होती है, चाहे 1 अप्रैल से 31 मार्च हो या 1 जनवरी से 31 दिसंबर हो, इसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर। इसको हम क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल ईयर, यानी कि वित्तीय वर्ष। ये जो एक वर्ष की अवधि होती है, चाहे 1 अप्रैल से 31 मार्च हो या फिर 1 जनवरी से 31 दिसंबर हो, ये जो वर्ष है इसको हम क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल ईयर, यानी कि वित्तीय वर्ष। आवाज आ रही है मेरी? हेलो? यस सर। यस सर। तो ये फाइनेंशियल ईयर है, ये वित्तीय वर्ष, हिंदी में इसको बोलते हैं वित्तीय वर्ष और इंग्लिश में बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर। तो प्रश्न में लिखा हुआ रहता है कि उस व्यापारिक संस्था का वित्तीय वर्ष कौन सा है, 1 अप्रैल से 31 मार्च है या 1 जनवरी से 31 दिसंबर है। तो ये सब कुछ प्रश्न में जो है वो लिखा हुआ रहता है, उसी से मालूम चल जाता है कि कौन सा वर्ष है। तो ये फाइनेंशियल ईयर कहलाता है। तो ये वर्ष का प्रारंभ हो गया, ये वर्ष का अंत हो गया। व्यापारी 1 अप्रैल या 1 जनवरी को खातों का लेन देन खातों में लिखना प्रारंभ करता है उस वर्ष का, और 31 मार्च या 31 दिसंबर को एंड करता है, अंत करता है, और फिर मालूम कर लेता है कि अब व्यापार में उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है या कितना लॉस हो रहा है। ठीक है, अब देखो, मैं ये स्टॉक के बारे में बता रहा था। स्टॉक के बारे में मैंने बताया था कि बचा हुआ माल, अगर ये बचा हुआ माल वर्ष के प्रारंभ में है तो उसको हम क्या बोलते हैं? ओपनिंग स्टॉक, प्रारंभिक रहतिया। अगर ये बचा हुआ माल वर्ष के प्रारंभ में है, वर्ष का प्रारंभ कौन सा? ये वाला, ये वर्ष का प्रारंभ हो गया। अगर ये वाला है तो 1 अप्रैल, 1 अप्रैल या फिर 1 जनवरी। तो वर्ष के प्रारंभ में, क्योंकि हर व्यापारी मालूम करता है पहले खाते जब तैयार करता है तो पहले वर्ष के प्रारंभ में 1 अप्रैल से, तो 1 अप्रैल को पहले देखेगा कि उसके पास में पहले का माल कितना है, वो लिखेगा, एंट्री करेगा कि पिछले वर्ष का बचा हुआ माल, तो वो वर्ष के प्रारंभ में है। तो वर्ष के प्रारंभ में है तो उसको हम किस नाम से दिखाते हैं? ओपनिंग स्टॉक, हिंदी में इसको बोलते हैं प्रारंभिक रहतिया। ठीक है, तो ये तो हो गया प्रारंभिक रहतिया कि वर्ष के प्रारंभ में उसके पास में माल कितना था बचा हुआ। ऐसे ही व्यापारी क्या करता है, वर्ष के अंत में 31 मार्च या 31 दिसंबर को जब वो खाते क्लोज करता है, खाते बंद करता है, तो उस दिन फिर वो माल की गणना करता है कि उसके पास में अब कितना माल बचा हुआ है। तो वर्ष के अंत में जो बचा हुआ माल है वो क्या कहलाता है? क्लोजिंग स्टॉक। हिंदी में बोलते हैं इसको अंतिम रहतिया, यानी कि अंत में, इसलिए इसको अंतिम बोलते हैं। और रहतिया मैंने बोल दिया, रहतिया यानी कि बचा हुआ या रहा हुआ माल, उसको बोलते हैं रहतिया। तो अगर वर्ष के प्रारंभ में बचा हुआ माल है तो वो ओपनिंग स्टॉक कहलाता है, और अगर वर्ष के अंत में है तो उसको हम बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक, यानी कि अंतिम रहतिया। ठीक है, तो ये हो गया आपके स्टॉक वर्ष के प्रारंभ में या वर्ष के अंत में, जिसको हम ओपनिंग या क्लोजिंग स्टॉक के नाम से दिखाते हैं। और ये एक वर्ष की जो अवधि होती है वो ये अवधि होती है, इसको हम फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। तो जिस वर्ष के खाते कहलाते हैं वो उस वर्ष का फाइनेंशियल ईयर कहलाता है। जैसे मान लो कि ये 1 अप्रैल से 31 मार्च का इस वर्ष का है, तो इस वर्ष ये हमारा जो वर्ष प्रारंभ हुआ है ये हुआ है हमारा 2021-22। अगर ये 1 अप्रैल से 31 मार्च है तो 1 अप्रैल से हमारा वर्ष प्रारंभ हुआ 1 अप्रैल 2021 को, और इसका अंत कब होगा? 31 मार्च 2022 को।
तो ये जो वर्ष है हमारा, ये चालू वर्ष, ये फाइनेंशियल ईयर है, ये कौन सा है? 2021-22। और जनवरी से दिसंबर है तो इसमें तो हमारे को लिखने की जरूरत है ही नहीं, ये आपके 2021 ही कहलाएगा। लेकिन क्योंकि इसमें अप्रैल से मार्च होता है तो इसलिए हम 2021-22 करेंगे। लेकिन अगर जनवरी से दिसंबर है तो वित्तीय वर्ष है वो कौन सा कहलाएगा? 2021 फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनको हम काम में लेते हैं। और आगे भी क्या है, सब में, बैंक में, कंपनीज है, फर्म है, आप कोई भी व्यापार करते हो, कि जरूरी नहीं कि आप जैसे सर्विस करो, आप कोई व्यापार करते हो तो आपको इन सब की जरूरत पड़ती है। कॉमर्स के हो तो आपको बेनिफिट आपका ये है कि आप चाहे खाते आप खुद तैयार मत करो, चाहे दूसरे से कराओ, लेकिन आपको नॉलेज है। आपको हर कोई आदमी है वो बेवकूफ नहीं बना सकता कि इसका मतलब क्या होता है, क्योंकि इस चीज के बारे में आप समझते हैं। ठीक है, तो जिस चीज का आपको नॉलेज है, आप दूसरा जो व्यक्ति है आपको कभी आपको समझाएगा नहीं या वो आपको बेवकूफ नहीं बना सकता, क्योंकि इसको मालूम है कि आपको इस चीज का नॉलेज है। और ये चीजें क्या हमारे व्यवहारिक जीवन में काम में आती है, क्योंकि व्यापार एक ऐसा क्षेत्र है, बहुत बड़ा सेक्टर है, छोटे बड़े स्तर में, यहाँ पर इन चीजों की हमारे को जरूरत पड़ती है। तो आप कोई जॉब करते हो या नहीं करते हो, लेकिन ये फिर भी हमारे को जानना जरूरी है। अच्छा, ये मैं बता रहा था, हाँ, इससे पहले मैं क्या आपको थोड़ा सा बता देता, देखो वो बताना जरूरी था क्योंकि ये शब्द काम में आते हैं। देखो, व्यापारी, मैंने बताया कि व्यापारी लाभ हानि की जानकारी प्राप्त करने के लिए हर वर्ष के अंत में खाते तैयार करता है, और खाते तैयार करने से उसको मालूम होता है कि उसके व्यापार की एक्चुअल कंडीशन है, वास्तविक स्थिति है, वो कैसी है। कहीं व्यापार घाटे में तो नहीं जा रहा है, या उसके खर्चे कहीं ज्यादा तो नहीं हो रहे हैं, ताकि आगे के लिए वो क्या ध्यान रख सके कि अनावश्यक खर्चे हो रहे हैं तो उनको कंट्रोल कर सकता है। प्रॉफिट उसका कम तो नहीं हो रहा है, और कम हो रहा है तो क्यों हो रहा है, खर्चे अगर बढ़ रहे हैं तो क्यों बढ़ रहे हैं, उनका भी मालूम चल जाता है, ताकि आने वाले समय में उनके ऊपर वो ध्यान दे सके। ठीक है, अच्छा, ये जो खाते तैयार किए जाते हैं, इनको तैयार करने की मुख्य रूप से दो विधियां, वैसे तो तीन होती है लेकिन वो तीसरी एक विधि नहीं है, मुख्य रूप से दो ही विधि है। खाते तैयार करने की जो दो विधियां हैं, एक होती है महाजनी पद्धति, इसको भारतीय पद्धति भी बोलते हैं। भारतीय पद्धति या महाजनी पद्धति यानी कि इंडियन सिस्टम। ठीक है, एक पद्धति तो आपकी ये होती है, और दूसरी होती है आपके दोहरा लेखा पद्धति। इसको बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम। व्यापारी के द्वारा जो खाते तैयार किए जाते हैं, चाहे कोई सा भी व्यापारी हो, उन खातों को तैयार करने की दो विधि है। एक तो है महाजनी पद्धति, जिसको हम भारतीय पद्धति भी बोलते हैं, और दूसरी है आपके दोहरा लेखा पद्धति यानी कि डबल एंट्री सिस्टम। अब इनमें अंतर क्या है, तो सबसे पहले लेते हैं आपके भारतीय पद्धति, जिसको हम महाजनी पद्धति भी बोलते हैं, और इंग्लिश में इसको इंडियन सिस्टम कहा जाता है। अगर आपने देखा होगा बहुत सी दुकानों पर, ज्यादातर छोटी दुकानों पर देखा होगा आपने, जितने भी जनरल किराने की दुकानें देखी होगी, कई फैंसी स्टोर है, हार्डवेयर सैनिटरी की दुकानें, छोटी, बहुत बड़ी फर्में नहीं, छोटी, उनमें एक बही होती है, लाल रंग की बही होती है। अगर आपके किसी की दुकान है तो उनको मालूम होगा, लाल रंग की बही होती है। और लाल रंग की जो बही होती है दुकानों पर कई बेचते हैं, आपने कई दीपावली के उस टाइम पर क्या है, बाजार में क्या है, दुकानों पर वो देखने को मिलती है, क्योंकि उस समय कई व्यापारी खरीदते हैं उस समय। तो ये लाल रंग की बही होती है जो मुड़ी हुई होती है,
ऐसे लंबी होती है, कागज उसका लंबा होता है, तो इसलिए क्या है, लंबी होती है, मतलब उसकी क्या है, लंबाई है ज्यादा होती है और चौड़ाई उसकी कम होती है, इसलिए उसको मोड़ दिया जाता है। ऊपर जो सिलाई की हुई होती है, अंदर जो इसमें जो कागज होता है या तो हल्के पीले रंग का होता है या सफेद रंग का होता है। तो ये क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं, बही। कहीं में सुना होगा आपने कि बही में लिख देना, आप कोई भी ट्रांजैक्शन लेन देन होता है, माल खरीदते बेचते हैं, तो उनके अंदर क्या है, ये आपने बोलते हुए सुना होगा कि उस बही के अंदर उसको लिख देना। तो ये लाल रंग की बही होती है, जो ऊपर सिलाई की होती है, अंदर जो कागज होता है या तो हल्के पीले रंग का होता है या सफेद कलर का होता है, और धागा लगा हुआ होता है जिससे उसको बांध दे दिया जाता है फोल्ड करके। जैसे आपके बुक होती है तो उसमें तो एक छोटी होती है, अगर ऐसे लंबी होती है तो हम क्या करते हैं, उसको फोल्ड कर देते हैं, मोड़ देते हैं, और मोड़ उसमें धागा बंधा हुआ रहता है, उस धागे से उसको बांध देते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं बही। अच्छा, इसमें क्या है, सारा काम जो है हिंदी में किया जाता है। इसमें इसमें बही के अंदर सारा काम हिंदी में किया जाता है, और अपने जो वर्ष है, वार है, तिथि है, वो भी उसमें लिखी जाती है। जैसे आपके हिंदी महीने हैं, आपके चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, अश्विन, ये महीने लिखे जाते हैं। जनवरी फरवरी नहीं लिखा जाता है, क्योंकि उसमें सारा काम हिंदी में किया जाता है। ठीक है, और अपने धर्म के अनुसार, अपने हिंदू धर्म में जैसे क्या है, सर्वप्रथम जैसे पूज्य अपने गणेश जी है तो ऊपर लिख देते हैं श्री गणेशाय नमः, और उसके बाद में हम क्या करते हैं, फिर उनको हम लिखते हैं। तो सबसे पहले उनके नाम से प्रारंभ करते हैं, और फिर उसके बाद में शुभ मिति, सम्मत, तिथि, वार, वो सब हम लिखते हैं हिंदी के अंदर। तो सारा काम इसमें हिंदी में किया जाता है, और चूंकि ये पद्धति केवल भारत में ही प्रचलित है, भारत के अलावा और किसी देश में यह पद्धति प्रचलित नहीं है, इसलिए हम इसको भारतीय पद्धति भी बोलते हैं। और यह पद्धति बहुत पुरानी है, और महाजन इसलिए बोलते हैं कि महाजन यानी कि वणिक, जिसको बोलते हैं ना, बणिये बोलते हैं, यानी कि व्यापार करने वाले। अब तो आजकल हर जाति के सभी होते हैं, लेकिन पहले क्या है, वणिक जाति है, महाजन है, कि उन्हीं के द्वारा व्यापार किया जाता था, इसलिए इसको महाजनी पद्धति भी बोलते हैं। और इंडियन सिस्टम मैंने बता दिया, क्योंकि ये केवल भारत में ही प्रचलित है, इसलिए इसका नाम इंडियन सिस्टम है, भारतीय पद्धति कहा जाता है, क्योंकि इसमें सारा काम हिंदी में किया जाता है। और इसमें लेन देनों का लेखा किया जाता है व्यापारी के द्वारा, चाहे माल खरीदा जाए चाहे माल बेचा जाए। उधार लेन देन हो, उधार में माल खरीदा जाए चाहे बेचा जाए, किसी से पेमेंट आता है, पैसा आता है, या किसी को भुगतान किया जाता है, पेमेंट किया जाता है, उन सब का लेखा इसमें किया जाता है, वो सब हिंदी में किया जाता है। अब इसमें जो लिखा जाता है, बही में लिखना, उसको बोलते हैं लेखा करना। तो इसमें क्या है, एक तो हिंदी में होता ही है, इसलिए हर कोई व्यक्ति लिख सकता है। दूसरे, इसमें कैसे लिखा जाता है, एक इसके भी निश्चित नियम और सिद्धांत होते हैं, लेकिन इसके जो नियम और सिद्धांत होते हैं बहुत ही आसान होते हैं। अगर आप भी क्या है, अगर 15 दिन तक अगर उस चीज को देख लेते हो, कर लेते हो, तो आप सीख जाओगे इस बही में लेखा करना, यानी कि आप भी इसके अनुसार खाते तैयार कर सकते हो इंडियन सिस्टम से, क्योंकि इसमें लेखा करने का जो नियम और सिद्धांत है बहुत ही आसान है, बहुत इजी है। एक तो काम हिंदी में किया जाता है, इसलिए ज्यादा दिक्कत नहीं आती है। दूसरे क्या है, नियम भी इसके आसान है। वैसे तो क्या है, एक हफ्ते में सीख जाते हैं, लेकिन फिर भी क्या है, थोड़ा कुछ चीजों के बारे में थोड़ा देखते हैं तो 1 महीने का टाइम मान लो, 1 महीना बहुत ज्यादा होता है, मतलब जल्दी सीख लेते हैं। और इसमें यह भी नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा पढ़े लिखे होने की जरूरत नहीं है, मतलब उसमें अगर कोई 8वीं 10वीं अगर पास है, उसको समझा दिया जाता है तो वो भी काम कर लेगा। यानी कि थोड़ा बहुत जो पढ़ा लिखा जो व्यक्ति है वो भी इस पद्धति का इस्तेमाल कर सकता है, इसलिए भारत में यह पद्धति ज्यादा प्रचलित है। अब इसका कारण यही है कि भारत में अधिकांश व्यक्ति है वो क्या है, पढ़े लिखे कम मिलेंगे, या कम पढ़े लिखे मिलेंगे, ज्यादा पढ़े लिखे कम मिलेंगे, इसलिए और कोई दूसरी पद्धति का वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इसलिए क्या है, इस पद्धति का इस्तेमाल करना उनके लिए ज्यादा आसान होता है। ठीक है,
नियम और इसके सिद्धांत है, बहुत आसान है। काम हिंदी में ही किया जाता है, हिंदी का ज्ञान करीब करीब सबको होता है, इसलिए सब क्या है इस पद्धति को अपना लेते हैं। तो छोटे व्यापारिक संस्थान है वो अधिकतर इस पद्धति को अपनाते हैं, क्योंकि छोटे व्यापारिक संस्थानों के जो मालिक होते हैं, उनके ओनर होते हैं, उनमें जरूरी नहीं कि सब अच्छे पढ़े लिखे हो, तो इसलिए वो इस पद्धति का इस्तेमाल करते हैं। दूसरे, ये जो बहियां होती है जिनमें लिखा जाता है वो भी सस्ती होती है, इतनी महंगी नहीं होती है, यानी कि इनके ऊपर ज्यादा पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ता है, यानी कि कम पैसे में काम चल जाता है, क्योंकि छोटे जो व्यापारी है वो ऐसा नहीं कर सकते। एक मिनट, हाँ देखो, मैं बता रहा था कि ये इंडियन सिस्टम है, भारतीय पद्धति, एक तो भारत में प्रचलित है, और इस पद्धति का इस्तेमाल करना इसलिए आसान है क्योंकि इसके नियम है बहुत आसान है। बहियां जो खरीदी जाती है उनके ऊपर भी ज्यादा पैसा नहीं खर्च करना पड़ता है, इसलिए हम इस पद्धति का इस्तेमाल आसानी से कर सकते हैं। तो अधिकांश जो छोटे व्यापारी है वो सब इस पद्धति का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, दूसरी पद्धति है दोहरा लेखा पद्धति, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम। अब डबल एंट्री सिस्टम है, ये क्या होती है? डबल एंट्री सिस्टम यानी कि ऐसी लेखा पद्धति जिसमें क्या है, लेखा करने के लिए ये माना जाता है, किसी भी लेन देन का लेखा किया जाता है तो ये माना जाता है कि दो पक्ष प्रभावित होते हैं। और ये हमारे को मालूम है कि कोई भी लेन देन होता है तो दो पक्ष तो होंगे होंगे, एक लेने वाला होता है और एक देने वाला होता है। आप माल खरीद रहे हो तो आप खरीदने वाला एक पक्ष और उस माल को बेचने वाला कौन सा हो गया? दूसरा पक्ष। ठीक है, ऐसे ही और कोई होता है, आप कोई खर्चा कर रहे हो, भुगतान कर रहे हो, आप भुगतान करने वाले एक पक्ष और उसको लेने वाला दूसरा पक्ष, यानी दो पक्ष हो गए। तो कैसा भी हो लेन देन, सब में दो पक्ष होते हैं। तो इसमें क्या ये माना जाता है कि कोई भी लेन देन होता है, चाहे माल खरीदा जाए चाहे बेचा जाए, भुगतान लिया जाए या दिया जाए, दो पक्ष प्रभावित होते हैं। तो दो पक्षों को प्रभावित करता है, इसलिए ये दोहरा लेखा पद्धति कहलाती है। अच्छा, ये दोहरा लेखा पद्धति है, इसमें सारा काम क्या है? अंग्रेजी में किया जाता है। इसमें टोटल काम किसमें होता है? अंग्रेजी में होता है। ठीक है, इसमें हिंदी में कोई काम नहीं होता है। और ये पद्धति ऐसी है जो जिसको संपूर्ण विश्व में मान्यता प्राप्त है। भारत के अलावा अन्य देशों में भी, यानी कि विदेशों में भी यही पद्धति प्रचलित है, यानी कि संपूर्ण विश्व में इसको मान्यता प्राप्त है, डबल एंट्री सिस्टम को। जबकि इंडियन सिस्टम, भारतीय पद्धति है, यह केवल भारत में ही प्रचलित है। मान्यता तो है लेकिन विदेशों में प्रचलित नहीं है, क्योंकि इसमें काम हिंदी में किया जाता है, इसलिए मान्यता भी इसकी भारत की है। लेकिन जो डबल एंट्री सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है, इसमें सारा काम क्या है? अंग्रेजी में किया जाता है, और अंग्रेजी में होने के कारण ये सब देशों में प्रचलित है। इसलिए क्या है, ये संपूर्ण विश्व में मान्यता प्राप्त है। अच्छा, इसमें क्या है, जो लेन देनों का लेखा किया जाता है वो रजिस्टर होते हैं, बड़े बड़े रजिस्टर होते हैं, बही नहीं होती है। और रजिस्टर में क्या है, फॉर्मेट वगैरह जो है बना हुआ होता है। जैसे आपने देखा होगा कि साहब, वो जैसे आप कई बार साइंस का रजिस्टर देखा होगा, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, उसमें लाइनें वगैरह खींची रहती है, उसके कॉलम वगैरह बने हुए होते हैं। ऐसे ही क्या है, इसमें भी ये जो रजिस्टर होते हैं उसमें कॉलम वगैरह बने हुए होते हैं, सारे निश्चित होते हैं, फिक्स होते हैं, सारे इंग्लिश में, और फिर उनके अंदर फिर लिखना पड़ता है। इसके निश्चित नियम और सिद्धांत होते हैं।
लेकिन ये ऐसी पद्धति है जिसका इस्तेमाल हर कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। कारण मैंने बताया कि एक तो इसमें काम क्या है, अंग्रेजी में किया जाता है, ठीक है। दूसरे, इसमें रजिस्टर जो खरीदे जाते हैं उनमें लेखा करने के नियम और सिद्धांत होते हैं, वो इतने आसान नहीं है। और आसान नहीं होने के कारण हर कोई व्यक्ति या कम पढ़ा लिखा जो व्यक्ति है वो तो इस पद्धति का इस्तेमाल कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसको मालूम नहीं चलेगा कि लिखना कैसे है। और नियम भी ऐसे हैं कि थोड़ा बहुत क्या अच्छा पढ़ा लिखा जो व्यक्ति है वो भी क्या है, इस पद्धति का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। जैसे आप कॉमर्स के हो तो आपको मालूम है आप कर सकते हो, वो भी इसके अच्छी नॉलेज लेने के बाद में। प्रैक्टिकल अगर आप काम कर लेते हो तो आप जल्दी सीख जाओगे। लेकिन अगर किसी कोई साइंस और आर्ट्स वाला कोई स्टूडेंट है वो इस पद्धति का इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि उसको क्या है, उसका जो बेसिक है वो उसको सीखना पड़ेगा और उसमें काफी टाइम लगेगा। क्योंकि यानी कि अगर आप कॉमर्स के हो तो आपको क्या कुछ दिन सीखना पड़ेगा प्रैक्टिकल में कैसे कैसे होता है काम, कर लोगे जल्दी। लेकिन उनको क्या है, सालों लग जाएंगे, यानी कि उनके लिए आसान नहीं है। रजिस्टर इसके जो आते हैं वो भी काफी महंगे आते हैं, कॉस्टली होते हैं, इसलिए छोटे व्यापारी इसका इस्तेमाल नहीं करते। तो एक तो काम अंग्रेजी में होता है, इसलिए हर कोई व्यापारी उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। नियम और सिद्धांत इतने इसके कठिन होते हैं, आसान नहीं होते हैं, तो इसलिए उनके समझना उनके लिए बस की बात नहीं होती है। रजिस्टर भी महंगे आते हैं, इसलिए छोटे व्यापारी किसी भी दशा में इस पद्धति का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस पद्धति का इस्तेमाल अधिकांशतः जो बड़े व्यापारिक संस्थान है, बड़ी बड़ी फर्में हैं, कंपनीज है, बैंक है, केवल उन्हीं के द्वारा इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, आ रही है आवाज मेरी? यस सर। तो ये मैंने बताया दोहरा लेखा पद्धति के बारे में। तो दोनों में मैंने डिफरेंस बताया। ये भारतीय पद्धति जिसमें काम हिंदी में किया जाता है, दूसरी आपके दोहरा लेखा पद्धति जिसमें सारा काम अंग्रेजी में किया जाता है। दोहरा लेखा पद्धति बड़े बड़े बैंक, कंपनीज, फर्में हैं, वो इसका इस्तेमाल करते हैं। कारण क्या है कि इसमें अंग्रेजी का इस्तेमाल, उनसे छोटे व्यापारी इसका इस्तेमाल कर नहीं सकते। दूसरे, खुद इतने पढ़े लिखे नहीं होते हैं, इतना नॉलेज नहीं होता है कि इसका इस्तेमाल कर सके। बड़े व्यापारिक संस्थान है वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वो खुद तो नहीं कर सकते, क्योंकि इसका इस्तेमाल हर कोई व्यक्ति तो कर ही नहीं सकता है, खुद तो लेखा कर ही नहीं सकता है, लेकिन इसके लिए अकाउंटेंट को रख लेते हैं। लेकिन छोटे व्यापारिक संस्थाओं के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि छोटे व्यापारिक संस्थान खुद नहीं लिख सकते, अकाउंटेंट भी नहीं रख सकते, क्योंकि वो इतना पैसा खर्च नहीं कर सकते। अब जैसे आपकी कोई छोटी दुकान है, आपकी कोई मान लो कि किराने की दुकान है, और आपने डबल एंट्री सिस्टम अपना ली। अब आपको मालूम नहीं कैसे करना है, आपने अकाउंटेंट को रख लिया। अकाउंटेंट बोल रहा है कि मैं तो क्या महीने के 30,000 रुपए लूंगा, 40,000 रुपए लूंगा। आप 40,000 रुपए तो महीने के खुद नहीं कमा रहे, तो आप कहां से दोगे उसको पेमेंट? या आप कमा रहे हो तो उससे ज्यादा पेमेंट तो आपने उसी को कर दिया, आपकी इनकम तो शून्य हो गई। इसलिए क्या है, छोटे व्यापारिक संस्थान किसी भी दशा में इस पद्धति को नहीं अपनाते। अच्छा, हम जो पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे इस दोहरा लेखा पद्धति के बारे में। आपके जो 11th और 12th में कोर्स है या आगे कॉलेज में जाओगे, महाजनी पद्धति का हमारे को इस्तेमाल नहीं करना है, ये पद्धति हमारे को नहीं पढ़नी है। हमारे को केवल डबल एंट्री सिस्टम, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं दोहरा लेखा पद्धति, इसी का इस्तेमाल करना है, जिसमें सारा काम अंग्रेजी में किया जाता है। आपने अभी जो बुक देखी है 11th की 12th की दोनों की, 11th की अभी देखिए, क्योंकि पिछले साल से जो कोर्स आपके चेंज हुआ है, एनसीईआरटी का कोर्स लागू किया गया, और एनसीईआरटी का जो मूल उसकी ओरिजिनल जो बुक्स है वो क्या इंग्लिश में होती है। अब इंग्लिश मीडियम वालों के लिए तो चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती है, उनके तो वैसे की वैसे आ जाती है। हिंदी मीडियम वालों के लिए क्या होता है, हिंदी में ट्रांसलेट करना पड़ता है, तो वो इंग्लिश की जो बुक्स थी उनको क्या हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया। अपने कॉमर्स में क्या होता है कि जो और बुक्स है वो तो सब हिंदी में आती है, लेकिन जो आपके ये अकाउंटेंसी है ये आपके इंग्लिश में आती है। मतलब इसमें काम थ्योरी वगैरह कुछ है, हिंदी में भी है, मतलब ये बुक ऐसी है जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होती है, लेकिन अधिकांश इसमें काम है अंग्रेजी में किया जाता है। तो इन्होंने क्या किया, एनसीईआरटी का जो कोर्स लागू किया, तो इसमें जो बुक है वो पूरी हिंदी में कर दी, जबकि उसमें काम हमारे को इंग्लिश में करना पड़ता है।
12th में भी ऐसे कर दिया, अब एक साल बाद में, उसके बाद में तो इनमें चेंज हो जाएगा, लेकिन अभी तो बुक वही है। मैं आपको क्या है हिंदी और इंग्लिश दोनों बताऊंगा, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे करते हैं। तो इसके लिए आपको सोचने की जरूरत है कि इंग्लिश में हम काम कैसे करेंगे, बहुत आसान है, आसानी से आप कर सकते हो, इसमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो इसलिए क्या है, हमारे को केवल डबल एंट्री जो सिस्टम है, दोहरा लेखा पद्धति है, उसी के बारे में पढ़ना है। आपका 11th का कोर्स भी आपके इसी बेस पर है और 12th का जो कोर्स है वो भी आपके इसी बेस पर है, ठीक है। तो ये आपको ये ध्यान रखना है। तो हम जो पढ़ेंगे सारे ये जो मैं शब्द बता रहा हूँ इसी के अनुसार बता रहा हूँ, तो इसमें पहले बताना चाहिए था, क्योंकि महाजनी पद्धति का हमारे को इस्तेमाल नहीं करना है। आपका इसमें कोई चैप्टर नहीं है। पहले इसके क्या 2-3 चैप्टर हुआ करते थे महाजनी पद्धति के, करीब 7-8 साल पहले। अब क्या है, बिल्कुल भी इसका कोई चैप्टर नहीं है। अब सारे जो टॉपिक है, चैप्टर है, वो डबल एंट्री सिस्टम के बेस पर ही है। तो हमारे को केवल इसी पद्धति का इस्तेमाल करना है, ठीक है।